नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और आप देख रहे हैं अदिति त्यागी ऑफिशियल। मेरे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट शकील चौधरी साहब हैं। पाकिस्तान में इनकी आवाज को बहुत ही सेन वॉइसेस में माना जाता है। तो सबसे पहले तो शकील चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, धन्यवाद आपने ज्वाइन किया है। तो थैंक यू थैंक यू अदिति सो जी। मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, टॉपिक तो आजकल सबको पता है, ईरान इजराइल यूएस वॉर, और उसमें जी पाकिस्तान के रोल को लगातार लेके बात होती रहती है। मैं जनता और एस्टैब्लिशमेंट के रुख में जो फर्क है उस पे मैं बाद में आऊंगी सर। लेकिन एक चर्चा भारत में हम लगातार देख सुन रहे हैं, और वो चर्चा ये है सर कि पाकिस्तान बहुत जल्द इस लड़ाई को ज्वाइन कर सकता है क्या, या फिर मुझे कहना चाहिए एक सवाल जो बहुत डिस्कस किया जा रहा है वो ये है, सिर्फ भारत नहीं, ये सवाल तो खैर दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है, क्या पाकिस्तान जल्द इस लड़ाई को ज्वाइन कर सकता है, ये देखते हुए कि सऊदी के साथ आपकी कंट्री का डिफेंस पैक्ट भी है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इसे लेकर क्या है। जी, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान में जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। गवर्नमेंट का या एस्टेब्लिशमेंट का जो स्टांस है वो ओपनली कुछ कह नहीं रहे। क्रिटिकल ऑफ अमेरिका, क्रिटिकल ऑफ इसराइल। इसराइल पे तो फिर भी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन अमेरिका के ऊपर क्रिटिसिज्म करना जो है वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो वो नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि प्रोटेस्ट तो हुए हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। और हमारे पॉलिटिशियंस के लिए काफ़ी मुश्किल है कि एक तरफ वो आवाम को खुश करना चाहते हैं, जनता को खुश करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से अपने ताल्लुकात भी ख़राब नहीं करना चाहते। तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। तो अभी बिलावल साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला उम्मत मुसलिमा पर हमला है, यानी मुस्लिम वर्ल्ड पर हमला है। तो ये एक बड़ी एक रेडिकल स्टेटमेंट है, उस पर हर तरह के तबसरे आ रहे हैं कि बिलावल साहब ने भी जुर्रत का मुजाहरा किया है, उन्होंने बोल दिया है। और क्या मुराद है उनकी कि अब यूएई पे भी तो हमला हुआ है, सऊदी अरेबिया पे भी हमला हुआ है, क्या वो उम्मत मुसलिमा पे हमला नहीं है? क्या सिर्फ ईरान पे हमला जो है वो उम्मत मुसलिमा पे हमला है? तो इस तरह के मसले मसाइल हैं, और पॉपुलिज्म की भी डिमांड थी, शायद बिलावल साहब को ये कहना पड़ा कि लोग जो सुनना चाह रहे हैं। तो इस तरह के, आपको याद है कि पहली जो गल्फ वॉर थी 91 में और 90 में जो शुरू हुई थी, उसमें भी इस तरह की जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट था। उतना हाँ। तो इस वक्त नहीं है, उस वक्त तो बहुत ज्यादा था। तो आई वॉज इन पेशावर एट दैट टाइम, और मुझे याद है कि हर गाड़ी के पीछे सद्दाम हुसैन की फोटो होती थी, और इतना ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट था जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इस तरह की जो टेंशन हैं वो उस वक्त तो खैर बहुत ज़्यादा थी। और उस वक्त तो आर्मी चीफ जो थे वो भी जो थे वो सद्दाम के हामी थे, बहुत स्टेटमेंट्स देते थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस की बात की थी, और यहाँ तक कह रहे थे लोग कि अमरीकी आएंगे तो घेरे में ले लिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। एक हमारे रिटायर्ड मेजर थे, वो तो ये भी कहते थे कि एक हफ्ते में, विद इन अ वीक, इराक की जो फोर्सेस हैं वो यूरोप को रौंदते हुए वाशिंगटन डीसी पर कब्जा कर लेंगे, इस हद तक था। तो अब भी ये लोग कह रहे हैं कि ईरान जीत गया है, ईरान डट गया है, लेकिन उस तरह का सेंटीमेंट शायद अब नहीं है जिस तरह का उस वक्त देखने में आया था। तो अभी किस तरीके का है शकील चौधरी जी, वहां पर अभी पाकिस्तान में क्या सेंटिमेंट है इस वक्त, आप क्या देख रहे हैं, जो लोगों में गुस्सा भी है वो क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। ज्यादातर तो मेरे ख्याल में जो शिया लोग हैं पाकिस्तान में, कोई 15% के करीब शिया पॉपुलेशन है, उनमें ज्यादा है गुस्सा कि मुज़ाकरात चल रहे थे, टॉक्स चल रही थी, इसके बावजूद जो है हमला किया गया और सुप्रीम लीडर को जो है मार दिया गया इस तरह से। तो बाकी जो सुन्नी है, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट तो हमेशा यहाँ रहा है, और उससे भी ज़्यादा एंटी इजरायली सेंटीमेंट उससे भी ज़्यादा है। तो इस तरह का जो सेंटीमेंट है वो जाहिर है कि आता रहता है। और फिर जो थोड़े लेफ्टिस्ट लोग हैं वो बहरहाल कहीं कहीं सवाल भी उठाते हैं। जैसे अभी एक सेमिनार था ब्लैक होल में, यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल कैफे टाइप चीज़ है, इंटेलेक्चुअल, वहाँ पे काफ़ी लेक्चर्स होते हैं, टॉक्स होती है। तो उसमें परवेज हुदबाई ने कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी उठाए कि आपकी जो पॉलिसीज थी ईरान की वो क्यों इस तरह की थी, फिर वो सिटिंग डक्स क्यों साबित हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कहीं न कहीं आपको सुनने को मिलते हैं जो पहले नहीं मिलते थे। जैसे 90 में, 91 में जो ईरान इराक, सॉरी, ये जो यूएस का जो अटैक था आफ्टर आफ्टर इराक हैड ऑक्यूपाइड कुवैत, उसके बाद जो थे उस वक्त तो बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं आपको सुनने को मिलता था। सो हर बंदा ही जो है ना वो सद्दाम के गुण गाता था। तो अब इतना बहरहाल नहीं है, लेकिन फिर भी कराची में जैसे हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, फिर इतना वायलेंट भी हो गया, वो लोग मारे गए। फिर
नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। तो इंडिया में भी मैंने सुना है कि काफ़ी लखनऊ वगैरह में प्रोटेस्ट हुआ। लखनऊ तो बहुत बड़ा सेंटर है ना, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इन इंडिया फॉर शिया इस्लाम। हम्म। और वहाँ कश्मीर पे में भी जो, हाँ, कश्मीर और में वहाँ भी जी बल्कि मैंने ये भी सुना कि लखनऊ में सुन्नी शिया शिया सुन्नी फसाद तो होता रहा है, हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। जी जी जी, कोई फसाद नहीं हुआ। और एक्चुअली लोगों ने प्रोटेस्ट किया और शांतिपूर्ण वो प्रोटेस्ट रहे। पाकिस्तान में जैसे लोगों की जाने गई, यहाँ पर बाय ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हाँ, नहीं, अच्छी बात है जी जी। जी, आई बिल्कुल मीन अच्छी बात है। protest is everybody's right, every citizen's right, but it should not go violent. Yes, I totally agree with बिल्कुल you. जी। अभी आपने जैसे जिक्र किया, एक डिवाइड का जिक्र किया, शिया और सुन्नी का, तो एक नैरेटिव ये चल रहा है शकील जी पूरी दुनिया में कि भाई खमेनी साहब एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने जो शिया और सुन्नी को एक साथ लेकर आ गए। वो जो डिवाइड था दोनों सेक्ट के बीच में, उसे ब्रिज कर दिया। आपको ऐसा आपकी बातों से तो मुझे जो पाकिस्तान है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो डिवाइड है वो ब्रिज हो गया हो, और एक जो मसीहा का एक 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 जो बड़े लेवल पर देखना चाहिए खामेनी साहब की पर्सनालिटी को, वो आपके साथ जो बातचीत है उसमें मतलब मुझे जितना समझ में आया कि ऐसा तो नहीं हुआ कि दोनों सेक्ट जो थे वो एक साथ आके खड़े हो गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईरान का मैंने काफ़ी मुताला किया है, काफ़ी स्टडी किया है ईरान को। तो ईरान में जो सुन्नी लोग हैं उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत से सुन्नी ग्रुप जो है ना इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि 10% के करीब सुन्नी हैं ईरान में। लेकिन इवन इन अ सिटी लाइक तेहरान जो कैपिटल है, वहां पे सुन्नीज आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ मॉस्क। रियली? मेरी जी, मेरी एक शिया दोस्त से बात हो रही थी, वो आते जाते रहते हैं, ईरान पे काफ़ी नॉलेजेबल हैं। तो उन्होंने कहा जी, मैंने एक शिया डिप्लोमेट से पूछा लाहौर में कि भाई ऐसी क्या बात है कि क्यों आप अलाउ नहीं करते सुन्नी मॉस्क तेहरान में। तो उन्होंने जवाब दिया वहाँ पे सुन्नी हैं ही बहुत कम। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी ये देखिए सुन्नी सोर्सेज जो हैं ईरान के सोर्सेज या पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि वहाँ 1 मिलियन के करीब सुन्नी है। अगर 1 मिलियन को आप एग्जैजरेटेड भी मान लें, 8 लाख हो 7 लाख हो, तो क्या डोंट दे डिजर्व टू हैव अ मॉस्क ऑफ देयर ओन? तो लंदन में तो कोई ऐसा मसला नहीं बनता कि जी कितने मुसलमान हैं और वहाँ मस्जिद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। वहाँ पे तो शिया भी मस्जिद बना सकते हैं, सुन्नी भी बना सकते हैं। तो इसी तरह के जो मसले मसाइल हैं सऊदी अरब में भी हैं। सऊदी अरब में भी जो शिया पॉपुलेशन है, दे डोंट गेट इक्वल राइट्स। तो ईरान में भी इसी तरह से आप देखिए कि वहाँ पे पहली दफ़ा एक सुन्नी फेडरल मिनिस्टर जो है, जो कैबिनेट का मेंबर बना 2024 में बना। अब देखिए 1979 में रेवोल्यूशन आया, तो 2024 में यानी 45 साल के बाद कहीं जाके उन्होंने एक सुन्नी को, और वो भी कोई बहुत की मिनिस्ट्री नहीं दी उसको, रूरल डेवलपमेंट या अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज की डेवलपमेंट का उसको पोर्टफोलियो दिया। इसी तरह से उनके लिए जो है जो आला ओहदे हैं उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी। बहुत कम लोग हैं जो एम्बेसडर के रैंक तक पहुंचे हैं, और वो भी पिछले 15-20 साल में कुछ ऐसी प्रोग्रेस देखने में आई है। 79 के फौरन बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि सुन्नियों के लिए भी दरवाजे खुले हों। और ये तेहरान वाली बात तो बहुत से लोग पॉइंट आउट करते हैं, और बहुत से जो वहाँ पे सुन्नी हैं वो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ जाके जुमे की नमाज पढ़ते हैं। वो कितने लोग पढ़ सकते हैं? 100-200 पढ़ सकते होंगे, 300 पढ़ सकते होंगे। वहाँ अगर 5 लाख भी सुन्नी हैं तो ऑल ऑफ देम कैन नॉट गो टू द पाकिस्तानी एम्बेसी। तो ये इस तरह के मसले मसाइल मौजूद हैं। और अब तो पाकिस्तान में भी क्या आप जैसे आपने बहुत सारे इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं या डिविजन्स जो हैं उनको हाईलाइट किया अभी कि ईरान में सुन्नीस की हालत क्या है, सेम बात पाकिस्तान में कही जाती है शियाज के लिए। पाकिस्तान में ये खामेनी साहब पर हमले के बाद क्या आप इस डिवाइड को ब्रिज होते हुए या कवर होते हुए देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो सुन्नी पाकिस्तानी सुन्नी है वो शियाज के साथ खड़ा है आज की तारीख में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। कुछ लोग डेफिनेटली वो कहेंगे कि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट की वजह से कह लीजिए, उनकी अपनी आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स की वजह से कहेंगे
कि अब लेफ्टिस्ट जो हैं वो तो अमेरिका को कंडेम करते ही हैं, चाहे जो भी कॉज हो, सो दे विल ऑटोमेटिकली कंडेम द यूएस। तो इस तरह से नहीं है कि वो शिया आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो अमेरिकन, जिसको वो कहते हैं अमेरिकन इंपीरियलिज्म, उसको वो कंडेम करेंगे। और वैसे मैं आपको बताऊं कि जो नॉलेजेबल शिया भी हैं वो भी समझते हैं कि ईरान के अंदर भी बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। जैसे उन्होंने जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं। अब पिछले दिनों मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। उन्होंने काफ़ी वो जानते हैं ईरान के बारे में, जाते आते रहते हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि देखिए, रेवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि रेवोल्यूशन ईट्स इट्स ओन चिल्ड्रन। तो फ्रांस के इनकलाब में भी हमने ये देखा, फिर रूसी इनकलाब जो था 1917 वाला, फिर चाइना के रेवोल्यूशन में, फिर इवन इस्लामिक रेवोल्यूशन, इवन क्यूबन रेवोल्यूशन में देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग जो रेवोल्यूशन के सपोर्टर्स होते हैं, दे गेट दे गेट अरेस्टेड, दे गेट एक्सिक्यूटेड, दे गेट पनिश्ड। तो ईरान में भी इसी तरह की सिचुएशन पैदा हुई। जो बड़े बड़े सपोर्टर्स थे, मैनी ऑफ देम सफर्ड ग्रीवसली। मतलब सादिक कुतुबज़ादे थे, वो फॉरेन मिनिस्टर रहे, उसके बाद उनको फांसी दे दी गई, एंड आई थिंक ही वाज ओनली 45-46 एट द टाइम। तो वो अमेरिका के पढ़े हुए थे, काफी पढ़े लिखे आदमी थे, समझदार आदमी थे, लेकिन उनको फांसी लगा दी गई। बनी सदर जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उनको जान बचा के फ्रांस भागना पड़ा। ही डाइड इन फ्रांस अ फ्यू इयर्स अगो। तो मेहदी करूबी की बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है। ही वाज ट्वाइस द स्पीकर ऑफ द मजलिस, जो पार्लियामेंट है उनकी, उसको जो है उन्होंने 2009 में इलेक्शन लड़ा बनी सदर के खिलाफ। बनी सदर वाज स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टर्म, और उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई कि बड़ा हैवीली रिग किया गया इलेक्शन को। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था वो भी। उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, एंड ही वाज रिलीज्ड ओनली लास्ट ईयर। यानी इतना सीनियर बंदा, ही इज 88 नाउ, और उनको ये कहना पड़ा, वो जो है ना शाह ऑफ ईरान के दौर में भी अरेस्ट हुए थे, और उनको कहना पड़ा कि शाह ऑफ ईरान जो था, ही वाज मोर सेंसिटिव टू इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन देन दिस रजीम। यानी रेवोल्यूशनरी बंदा जो है वो ये कह रहा है कि शाह ऑफ ईरान जो था वो इतना डिक्टेटोरियल नहीं था, इतना वो नहीं था, हार्श नहीं था विजा वी पॉलिटिकल अपोनेंट्स। So this is a very big indictment of the Islamic Revolution कि आपका अपना साथी ये कह रहा है। और फिर ये देखिए, खुमैनी साहब जो आर्किटेक्ट थे इस रेवोल्यूशन के, उनका डेजिग्नेटेड सक्सेसर आयतुल्लाह मुंतजरी थे, खमेनाई साहब नहीं थे। उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि आप लोगों को फांसियां लगा रहे हैं, और 88 में 2500 के करीब लोगों को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फांसियां लगाई गई। ही क्रिटिसाइज दैट। उसके बाद जो है उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया और उनको उस ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। ही वाज स्ट्रिप्ड ऑफ दैट टाइटल जो डेजिग्नेटेड सक्सेसर का था। तो इस तरह के हालात वहां पे रहे हैं। तो एनी शिया हु नोज द सिचुएशन इन ईरान, ही कैन नॉट बी अनक्रिटिकल एडमायरर ऑफ खमेनाई साहब। तो इस तरह के मसले मसाइल वहां पे मौजूद रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो उनको पॉइंट आउट भी करते हैं कि भाई इनको आप करेक्ट कीजिए। जो आपके अपने साथी हैं उनके साथ इस तरह का हार्श ट्रीटमेंट मत रखिए। एक और साहब थे, हुसैन मूसवी साहब, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान। उनके साथ भी इसी तरह का सलूक किया गया, क्योंकि ही इज एन अपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट। उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ही इज आल्सो आई थिंक 84-85 नाउ। तो इस तरह के मसले मसाइल ईरान में मौजूद हैं, और बहुत से लोग जो ईरान के बड़े हामी थे इस रेवोल्यूशन के, जैसे जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी आपको पता इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो पाकिस्तान की जो जमात इस्लामी थी, दे वर ग्रेट एडमायरर्स ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन, लेकिन अब वो इसको सपोर्ट नहीं करते, उस तरह से तारीफ नहीं करते। दे वर आल्सो डिसअपॉइंटेड कि इस रेवोल्यूशन ने वो कुछ नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जो एक पॉलिटिकल जकड़बंदी जो है वो उन्होंने डाल दी है वहां पे, रेजिमेंटेशन है इतनी ज्यादा। इट इज नॉट अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, इट इज अ रिप्रेसिव थियोक्रेसी, ये जो लोग बताएंगे आपको। इसलिए कि वहां पे गार्डियन काउंसिल है, वो सारे कैंडिडेट्स को वेट करती है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। और बाज़ औक़ात तो वो इतने सख्त हो जाते हैं कि अहमदी निजाद जो 2 दफा प्रेसिडेंट रहा ईरान का, वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लारीजानी साहब जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हेड हैं, he wanted to contest the last presidential election, he was disqualified।
तो इतने आर्बिट्रेरी इख्तियारात हैं उनके पास, तो बाय नो स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन यू कैन कॉल इट अ डेमोक्रेसी। जो भी मुखालिफ बात करेगा उसको हाउस अरेस्ट कर दो, उसको जेल में डाल दो। जो प्रोटेस्ट हुए, जितने प्रोटेस्ट होते रहे हैं, हर 5-7 साल के बाद वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं और बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे वो रूथलेसली उसको क्रश करते हैं। जिनको पकड़ लेते हैं, बहुत सारों को वो जो है समरी ट्रायल करके उनको फांसियां भी लगा देते हैं। आपने बहुत डिटेल में ये सब चीजें बताई, और ये शायद उन लोगों को देखनी सुननी चाहिए जो प्रोटेस्ट करने के लिए या हिंसक हुए हैं अपने प्रोटेस्ट के दौरान। थोड़ा सा इन फैक्ट को भी उनको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पर अगर बात करें, तो आपने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि जो लोग एंटी यूएस हैं वो तो इसमें देख रहे हैं कि भाई मेरिट देख रहे हैं कि गलत तरीके से हमला हुआ, तो जाहिर तौर पर वो रैली कर रहे हैं जो ईरान में खामनी साहब का रजीम था उसके पीछे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान में ये जो एक तरीके का कहना चाहिए, एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, उन दोनों में कितना बड़ा डिवाइड आप महसूस करते हैं, और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की क्या-क्या मजबूरियां आपको इस वक्त दिखाई दे रही? मजबूरियां तो आपको पता है ना जी, कि जैसे हमारी जो है रूलिंग डिस्पेंसेशन, इसने ये भी कहा कि ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उन्होंने मिलियंस ऑफ लाइव्स सेव की इंडिया में, पाकिस्तान में, बिकॉज दिस कॉन्फ्लिक्ट माइट हैव एस्केलेटेड इनटू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज। तो इस तरह की बातें तो हैं। असल में हमारी रूलिंग एलीट को ये खौफ था कि ट्रंप अगर आ गए, और बहुत से पीटीआई के लोग जो हैं, इमरान खान की जो पार्टी है, वो ये समझ रहे थे कि ट्रंप जो हैं वो चूँकि इमरान खान के दोस्त हैं और उनके बड़े फ़ैन हैं, तो वो जो है जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगी। तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और ट्रंप साहब जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे आर्मी चीफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो उस वजह से भी अगर अब हमारे प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज़ करेंगे ट्रंप को, तो उसका असर अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन अवाम का जो प्रेशर है वो यही होता है कि आप अमेरिका को कंडेम करें, क्रिटिसाइज़ करें। तो इसराइल को तो वो किसी हद तक कर देते हैं, लेकिन अमेरिका को नाम लेके कंडेम करना वो काफ़ी मुश्किल काम है। वो पैसे की भी तो मजबूरी है ना सर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी तो मजबूरी है। जी, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरे हालात में है, और इसकी जो है ना कुंजी वो अमेरिका के पास है। आईएमएफ का कंट्रोल भी अमेरिका के पास है। तो वो अगर आईएमएफ हमें नहीं देता नेक्स्ट ट्रांश, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो दे अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमी की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब है। तो वो किसी ने कहा था ना, स्टूपिड इट इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को आप जब तक मजबूत नहीं करते तो यू कैन नॉट बी रियली सॉवरन स्टेट। ये एक बात आप मुझे बताएं कि जो सवाल जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी, पाकिस्तान क्या इस लड़ाई को ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो सऊदी के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो यूएस के पीछे चलने की मजबूरी हो, जो भी हो, बोर्ड ऑफ पीस में तो है ही पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में तो है, और हमारी एक बड़ी प्रोमिनेंट खातून हैं, लेडी हैं, डॉक्टर मलिया लोधी। वो यहाँ एडिटर भी रही द न्यूज़ अखबार की, उसके बाद एम्बेसडर रही, और यूएन में थी, यूएस में, और आई थिंक यूके में भी। तो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है। तो उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस से निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतना ईजी फैसला नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। तो जहाँ तक ज्वाइन करने का है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान विल ज्वाइन दिस वॉर। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने कुछ लोग अपने या कुछ इक्विपमेंट सऊदी अरब भेजा है, और ईरान से बात भी की है कि भाई हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, इसलिए आप सऊदी अरेबिया पे अटैक नहीं करें। तो लेट्स होप कि वो जो है मसला इसी तरह रिजॉल्व हो जाए और पाकिस्तान को इस जंग का हिस्सा ना बनना पड़े। क्योंकि अगर हिस्सा बनता है तो शिया जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनका रिएक्शन जो है वो काफ़ी वायलेंट आ सकता है इसके खिलाफ। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ईगर होगी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने में। सऊदी अरब की एक हद तक हिमायत करेंगे, और हमारे जो हैं डिप्लोमेट्स वो यही कहते हैं कि जी हम ईरान पे जो अटैक हुआ उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंडेम करते हैं, और जो यूएई पे हुआ, कतर पे हुआ, सऊदी अरब पे हुआ, उसको भी हम क्रिटिसाइज़ और कंडेम करते हैं। तो उनके लिए एक तरह से आसानी पैदा हो गई, सो दे कैन डू दिस बैलेंसिंग एक्ट। आप बैलेंसिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपका तो इमीडिएट नेबर है ईरान,
जी जी। तो क्या पाकिस्तान के पास किसी भी तरीके का कोई लीवरेज है जब हम ईरान की बात करते हैं एज एन नेबर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा खास लिवरेज है पाकिस्तान के पास, लेकिन पाकिस्तान को सोचना यही पड़ता है ना कि कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा शिया जो हैं वो ईरान में है और नंबर 2 पे पाकिस्तान में है। तो उस चीज़ को पाकिस्तानी हुक्मरानों को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये ज़हन में रखना पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आउट ऑफ द वे जाके ईरान के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो शिया पॉपुलेशन है उसके सेंटिमेंट्स को हम ज़्यादा हर्ट हर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो एक ईरान का लेवरेज आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का लेवरेज कोई ख़ास ऐसा नहीं है ईरान के बारे में ना। एक बात बताइए, पाकिस्तान इस समय जो अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई चल रही है उसमें भी जी इंगेज्ड है, जी। उसमें क्या हो रहा है इस वक्त? उसमें आजकल जो है मीडिया पे चूंकि ईरान छाया हुआ है तो इतनी तवज्जो नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी खबरें आती रहती हैं कि जी वहाँ पे जो बागराम एयर बेस है उस पर पाकिस्तान ने अटैक किया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान उसको किया है, एम्यूनेशन डंप उड़ा दिया, फलां कर दिया। लेकिन फोकस जो है फिर भी लोगों का, मीडिया का जो है वो ईरान ही है। इतनी ज़्यादा तवज्जो जो है अब अफगानिस्तान को मिल नहीं रही। नहीं, वो मैं समझ गई आपकी बात, क्योंकि जी। इंटरनेशनल सुर्खियां, यूएस, इजराइल, हम्म, सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान एक जंग तो लड़ ही रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर पर। तो जी वहां जी। पर क्योंकि तालिबान लगातार क्लेम करता है कि उसने बड़े कैजुअलिटी दिए, मल्टीपल फ्रंट्स पर वो इंगेज कर रहा है। वो ये भी क्लेम करता है कि भाई वो उसने पाकिस्तान के डिफेंस इंस्टॉलेशंस जो है उन्हें लगातार टारगेट किया है। उस हवाले से आपके पास क्या क्या है? क्योंकि मैं पाकिस्तान के जब खबर पढ़ रही थी तो उसमें भी ये था कि भाई ऑपरेशन चलाया है इन्होंने 41 चौकियों पर। नहीं, पाकिस्तान में तो ज़्यादातर यही चलता है कि तालिबान जो है ना उनको हमने इतना नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पहुंचाया। ये नहीं बताया जाता कि तालिबान ने क्या नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में तालिबान का जो वर्जन है वो इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं है। वो मेरा ख्याल है इंडियन मीडिया में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, पाकिस्तानी मीडिया में नहीं होता। तो यू विल बी बेटर इन्फॉर्म्ड कि तालिबान ने क्या क्लेम्स किए हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर वही चलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मिलिट्री स्पोक्समैन कहते हैं। DGISPR। DGISPR या इंटीरियर मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, वो जो स्टेटमेंट देते हैं वही ज़्यादातर चलती है। एक बात बताएं कि पाकिस्तान, अगर हम बात करें, मैं आपके यहाँ जो सीनियर जर्नलिस्ट है, चाहे वो आरजू हो चाहे फकर हो, सब लोग उससे जब मैं बात करती थी वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनली भी हालात जो है काफी चैलेंजिंग है। आप एज अ सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, और स्पेशली केपीके जिधर अफगानिस्तान का एक से बड़ा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, बड़ी संख्या में बलोच ईरान में भी रहते हैं। तो ये इंटरनली आपको सिचुएशन किस तरह से दिखाई देती है इस वक्त? इंटरनली तो आप देखिए ना कि इमरान खान जो है वो एक बहुत पॉपुलर लीडर है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम, लेकिन ये आप डिनाई नहीं कर सकते। एनी फेयर माइंडेड पर्सन वुड टेल यू दैट ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन, पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। लेकिन उनके साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो नहीं बनती। और उसमें शायद इमरान खान ने भी कुछ गलतियां की कि वो कन्फ्रंटेशनल मोड में आ गए। वो समझ रहे थे कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, मैं हर हर शख्स को झुका सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो उनकी पॉलिसी भी कन्फ्रंटेशनल रही। लेकिन उसकी वजह से जो है काफ़ी एक अनसर्टनटी या इंस्टेबिलिटी आप कह लीजिए सिस्टम में है कि एक तरफ एक पॉपुलर लीडर है, एक तरफ जो है वो गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है। तो वो जाहिर है कि फिर टेंशन तो एक रहती है उसमें। तो इसी तरह टेंशन वहाँ बलूचिस्तान में भी है बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे जो है बलूच इंसर्जेंट्स जो हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं वो, अगरचे हमारे यहाँ ओपनली उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती उस तरह से। और और ये मसला भी जो है बेसिकली जनरल मुशर्रफ ने पैदा किया था। मैंने खुद सुना, प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त जमाली थे, उनसे मैंने सुना कि जब ये मसला पैदा हो रहा था अकबर बुक्ती साहब वाला, अकबर बुक्ती वॉज कंसिडर्ड अ प्रो पाकिस्तान बलोच लीडर। बहुत सारे बलोच लीडर्स हैं जो एंटी पाकिस्तान समझे जाते हैं, लेकिन वो प्रो पाकिस्तान समझा जाता था। गवर्नर भी रहा था, चीफ मिनिस्टर भी रहा था बलोचिस्तान का। तो एक आध मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अटेंड भी की, और वो लाहौर में पढ़ते भी रहे थे चिसन कॉलेज में, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज।
तो उनका ये कहना था जमाली साहब का कि मैंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ से ये कहा कि आप 1-2 मिनट की फ़ोन कॉल कर लीजिए मुफ्ती साहब को, आई एश्योर यू दैट ही वुड बी इन इस्लामाबाद टुमारो एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। एंड मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक अ फ़ोन कॉल। उसको कहता है जमाली साहब को कि उसे कहो कि वो मुझे फ़ोन करे। तो उस पर जमाली साहब ने कहा कि मैं उसको 40 साल से जानता हूँ, ही वुड नेवर कॉल यू, बट इफ़ यू टेक द इनिशिएटिव ही वुड रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर। उस पर भी मुशर्रफ ने इनकार कर दिया एक फ़ोन कॉल करने से। तो इस तरह की जो ईगो है, इस तरह की एरोगेंस जो है, उसकी वजह से ये जो मसला है ये पैदा हुआ। वैसे तो ये पुराना मसला है, लेकिन इस दफ़ा जो राउंड ये अब हम कर रहे हैं ये मुशर्रफ साहब ने पैदा किया। और वो ज़रा से अगर टैक्टफुल होते, थोड़े से सगेशियस होते, तो ये मसला बहुत जल्दी जो है वो पैदा होने से पहले ही हल हो जाता। उसके बाद भी कोशिशें हुई कि भाई इसको पॉलिटिकल तरीके से हल किया जाए, कुछ पॉलिटिशियंस ने कोशिश भी की, लेकिन फिर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं, हम खुद ही हल करेंगे इसको। तो अनफॉर्चुनेटली ये मसला इस तरह से लटकता रहा और वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। तो मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल इशू है, उसको पॉलिटिकल तरीके से हल करना चाहिए। और इसमें हमने 71 से कुछ सबक सीखा नहीं है। और वहाँ हमारे एक इंटेलेक्चुअल थे लाहौर में, ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो सेक्रेटरी जनरल भी रहे, उससे पहले अखबार के एडिटर भी रहे, आई ए रहमान। वो बताया करते थे कि 71 में हमने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की लाहौर में कि भाई ये ईस्ट पाकिस्तान का जो इशू है ना, इट्स अ पॉलिटिकल इशू एंड इट शुड बी रिजॉल्व पॉलिटिकली। तो लाहौर जैसे बड़े शहर में कहते हैं कि हमें 50 लोग नहीं मिले थे उसको साइन करने वाले। इतना ज़्यादा एंटी बंगाली कह लें, एंटी इंडियन सेंटिमेंट था। तो इस तरह का जो जज्बा है, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, ये जो अप्रोच है ना, इट हैज़ हार्म्ड पाकिस्तान अ ग्रेट डील। तो अब भी मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान का मसला जो है ना, इसको अगर पॉलिटिकल इशू समझा जाए तो इट कैन स्टिल बी रिजॉल्व्ड। ये बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं आपके यहाँ से कि बलूचिस्तान हो चाहे इमरान खान नियाजी का मामला हो, फौज पाकिस्तान में हमेशा एक हीरो की तरह रही, लेकिन ये दो ऐसे मसले अब हो गए हैं कि फौज की जो लोकप्रियता है वो लगातार गिर रही है। आप अग्री करते हैं, आप सहमत हैं? जी जी, अब देखिए ना, इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो केपीके में है या पंजाब में है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रेडिशनली आर्मी के बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के रहे हैं। यहाँ पे आर्मी का जो सेंटिमेंट है, प्रो आर्मी सेंटिमेंट, पंजाब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद समझ लीजिए कि केपीके इनिशियली जो था वो एक तरह से इतना प्रो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली दे हैव बिकम, जब कैपिटल शिफ्ट हुआ इस्लामाबाद तो पश्तून लोग जो थे उनको कुर्बत मिल गई, उनको नियर आ गए वो इस एस्टेब्लिशमेंट के या इसके पावर स्ट्रक्चर के, तो वो भी इसी तरह से इंटीग्रेट हो गए। तो अब फौज में जो है पंजाबीज आर वेल प्लेस्ड, पख्तून्स आर वेल प्लेस्ड, तो उतने सिंधी और बलोची जो हैं वो इतने इंटीग्रेटेड नहीं हैं इन द पावर स्ट्रक्चर। तो इस वजह से जो है पंजाब में अगर कुछ होता है, तो हमारे एक जर्नलिस्ट थे मुशाहिद हुसैन, बाद में वो पॉलिटिशियन बने, अब वो एक थिंक टैंक चलाते हैं। तो वो इस तरह की बात किया करते थे कि इफ आई रिमेंबर करेक्टली कि 10 एक एक पंजाबी जो है वो 10 बलोच के बराबर है, या कुछ ऐसे ना, 5 सिंधियों के बराबर है, या 2 पठानों के बराबर है, इस तरह का कुछ वो कहा करते थे। तो पंजाब में जो है डेफिनेटली जो प्रो मिलिट्री सेंटीमेंट है उसमें इसकी वजह से डेंट आया है। उससे पहले जो है नवाज शरीफ साहब भी एंटी मिलिट्री स्टांस लेते थे, लेकिन अब वो जो है मिलिट्री के अलाए हैं। उनकी बेटी जो है मरियम, शी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड हिज ब्रदर इज द प्राइम मिनिस्टर। तो अब वो तो ऐसी बात नहीं करते, लेकिन अब इमरान खान की जो पार्टी है दे हैव बीन टेकिंग एंटी मिलिट्री स्टांस। तो उस वजह से जाहिर है कि मिलिट्री का जो इमेज है उसको फर्क तो पड़ा है। पॉलिटिकली चैलेंज कितना है, क्योंकि आपने खुद केपीके का जिक्र किया, आपने खुद बलोचों का जिक्र किया, उधर सिंध में भी इनको इशू रहता है, ईरान में अगर टेंशन चल रही है तो ऑब्वियसली उधर भी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है। तो कितने चैलेंजेस आपको फौज के लिए दिखाई देते हैं इस वक्त? ये मेरे ख्याल में फौज को जो है चाहिए है, गवर्नमेंट को चाहिए है कि इस इनिशिएटिव को आगे लेके चलें और एक रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू करें इमरान के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी। सिंध में तो इतना मसला मेरे ख्याल में नहीं है,
सबसे जो बड़ा मसला जो आसानी से हल हो सकता है वो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का है, इमरान खान का है। उसके बाद फिर जो है ये जो तालिबान वाला मसला है, और वो तो खैर अब बड़ा आगे तक चला गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें जो है ना डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा कि जो टीटीपी के जो फाइटर्स हैं जो पकड़े जाते हैं या जिनको आप आम माफ़ी दे दें, आए मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाए, उनको डी रेडिकलाइज किया जाए। इसी तरह से बलूचिस्तान में जो है एक अगर एमनेस्टी की स्कीम शुरू की जाए, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो आई थिंक इट कैन बी डन। बहुत बहुत शुक्रिया शकील चौधरी जी, आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो हालात हैं वो आपने एक्सप्लेन किए। आपके इंसाइट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी।